हेलो एवरीवन। सो पिछली क्लास में जो हमने किया था दैट इज रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस किया था। तो उसमें ग्लास स्लैब के बारे में देखा था हमने कि ग्लास स्लैब के कारण रिफ्रैक्शन कैसे होती है। हमने देखा था इमर्जेंट रे जो है दैट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। और एक चीज और पढ़ी थी हमने कि ग्लास स्लैब की वजह से अगर थिकनेस टी है तो उस वजह से ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वही करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने से पहले जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। मे बी आपने ये किया भी हो, अगर आपने अब तक रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस किया है और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है तो आप एक ये क्वेश्चन भी आपके थ्रू आया होगा। जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो भी करके देखे। लेट्स से कल हम लोग जो बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास एक टी थिकनेस की ग्लास स्लैब है, तो इसके कारण कितना शिफ्ट हो रहा था। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा ग्लास स्लैब हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ओके, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो इस क्वेश्चन में नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दिस पॉइंट, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है ग्लास स्लैब से कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पड़ा हुआ तो ये कितना शिफ्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वीडियो को एक दो सेकंड के लिए पॉज करिए, सोचिए, करके देखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तो मैं अभी आपको हिंट भी दे देता हूं, बट आपने पॉज करके एक बार सोचना है, फिर इस हिंट को सोचना है। ओके, तो ऐसे जितनी मर्जी नंबर ऑफ ग्लास स्लैब्स हो, आपका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल रहेगा। आपने एक ग्लास स्लैब के कारण निकाला था शिफ्ट कितना आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक ग्लास स्लैब के कारण जो शिफ्ट निकाला था उसका फॉर्मूला अगर सबको याद हो, थिकनेस 1 - 1 बाय म्यू, है ना, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली ग्लास स्लैब के कारण चेंज कितना आएगा, इतना। सिमिलरली दूसरी कारण कितना आएगा, दिस वन। ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n स्लैब्स है तो सबका निकाल लेंगे और फाइनली जो नेट शिफ्ट होगा इन सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा इतना इजी ही था। तो अगर कंपोजिट ग्लास स्लैब आती है जिसमें एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रेजेंट है, अलग अलग थिकनेस है, देन देयर विल बी शिफ्ट इन द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस। हरेक का आपने क्या करना है, जो हरेक ग्लास स्लैब के कारण जितना शिफ्ट आ रहा है उन सबको आपने क्या कर देना है, एड अप कर देना है। इससे आपके पास टोटल शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो आज हम अपने जो हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है सबसे पहले, और इसका क्या एप्लीकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ में, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, अब हमने एक चीज पढ़ी थी रिफ्रैक्शन में कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, when light goes from denser to rarer medium, let's say इधर हमारा डेंसर मीडियम है, इधर है हमारा रेयर मीडियम। तो जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है लाइट। लेट्स से दिस इज एंगल I, तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड होगी, R एंगल बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे तो अगर मैं कुछ इस तरह से देखूं, डेंसर से रेयर जा रही है लाइट और इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करता जाओ तो R एंगल इंक्रीज होता जाएगा। तो देयर विल बी एट वन पॉइंट एट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस this refracted ray of light will reflect along the surface, along the interface, okay, separating two medium. ठीक है, or you can say angle R will be equals to क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो for which ray of light pass along the interface, or you can say for which angle of refraction is 90 degree, for that angle of incidence, that angle is critical angle। तो critical angle क्या है, critical angle is the angle of incidence when light passes from denser to rarer medium in such a way that light passes along the interface or angle of refraction is 90 degree। तो critical angle क्या है, is that angle of incidence, is that angle of incidence
for which angle of refraction is 90 degree, ये जरूर लिखना है, when light passes from denser to rarer medium. ये बहुत जरूरी कंडीशन है इसके लिए. रेयर टू डेंसर कभी भी क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, हमेशा डेंसर टू रेयर वाले केस में ही क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि तब टुवर्ड नॉर्मल बेंड करती है. यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती 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 एक टाइम पे क्या हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है. ओके, तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल. ओके, तो अगर हमें क्रिटिकल एंगल का कुछ रिजल्ट निकालना है, तो अब अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कराएंगे, ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो यहां पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें पता है साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू क्या होगा. देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ2 है. तो अब आपको पता ही है साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू क्या होगा. देखो, आई एंगल कैसे बन रहा है, डेंसर में बन रहा है, तो μ2 नीचे आ जाएगा, μ1 ऊपर आ जाएगा. ओके, और अगर आई हमारा क्रिटिकल एंगल है, आई सी हो जाएगा अपॉन आर को 90 डिग्री लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू इसे 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. ओके, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 91 होता है, तो साइन 91 आ गया अगर, तो साइन आई सी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय μ21. ओके, तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला आ चुका है. ओके, और इसी केस में अगर हमारा रेयर मीडियम हम लोग एयर ट्रीट कर ले, तो अगर एयर ट्रीट कर ले ये 1 आ जाएगा, लेट्स से दिस इज म्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन आई सी विल बी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 ट्रीट कर लेंगे और μ1 को म्यू लिखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, इसको ये मैंने कैसे किया, इसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट देखना होगा. तो यहां से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया है क्रिटिकल एंगल का, दैट इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. ओके, तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी मीडियम के लिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो. तो ये था हमारे पास क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट. ओके, तो क्रिटिकल एंगल से अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करने वाले, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR. ठीक है, जरूरी था क्रिटिकल एंगल से यहां पे समझना. ठीक है, तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है समझो. ये फिर से हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम, लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसे मैं एयर ही बना रहा हूं सिंपलिसिटी के लिए. तो अभी हमने पढ़ा था जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाते इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो चुका था, 90 डिग्री हो चुका था. और अब अगर मैं एक कंडीशन और बना दूं, सबसे पहली कंडीशन तो वही है, लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर जा रही है. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन और बना दिया, वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या होगा, यहां पे रे ऑफ लाइट गई है और ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मीडियम. तो अब क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्या हो रहा था, लाइट पासेस अलोंग द इंटरफेस, बट अब क्या होगा, अगर ये एंगल और बढ़ गया तो लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी हमारी. ओके, तो इस फिनोमिना को जो यहाँ पे हुआ है इसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब क्या था, रे ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसी डेंसर मीडियम में. ठीक है, तो सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है. सबसे पहली है रे ऑफ लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड सेकेंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ठीक है, तो जब ये दोनों कंडीशंस अचीव हो जाएंगी तो क्या होगा, देन रे ऑफ लाइट विल बेंड बैक और रिफ्लेक्ट बैक इनटू सेम डेंसर मीडियम. ओके, तो this phenomena is called total internal reflection. So total internal reflection is the phenomena of reflecting back of a light into denser medium when it passes from denser to rarer medium with angle of incidence greater than critical angle. Okay,
तो ये इस फिनोमिना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे बराबर रहेंगे, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप इसे बोल सकते हो, लेकिन ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा अब आपका, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो अब जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसका हमारा डे टू डे लाइफ में क्या बेनिफिट है, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ TIR। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या एप्लीकेशंस है वो पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हमारी, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। सबने नाम सुना होगा आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर्स का, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में ट्यूब होती है, इस ट्यूब का सेंटर इसे बोलते हैं कोर, ठीक है। और इसका यहां पे ट्यूब की जो सर्कमफ्रेंस होता है इसे बोला जाता है क्लैडिंग, ठीक है। और इस क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से μ2 है, इसका μ1 है, कोर का μ1 है, और μ1 को हम लोग यहाँ पे μ2 से बड़ा रखेंगे। तो इस वे में क्या होगा, अब लेट्स सी हमारी एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है यहाँ पे जाके, तो हम लोग इस रे ऑफ लाइट को जो इंसिडेंट कराएंगे दैट विल बी एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉम्बिनेशन के लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल निकालेंगे और यहाँ पे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे क्लैडिंग सरफेस के ऊपर विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यहाँ पे फिर सेम चीज होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाएगी इनसाइड दिस ट्यूब, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इट इज यूज्ड टू कैरी लाइट सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो लाइट सिग्नल्स को कैसे कैरी करवाया जा सकता है, ये आप देख पा रहे हो कि लाइट यहाँ पे क्या है, सरफेस के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, क्लैडिंग सरफेस के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वापस कोर में रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है और इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल हो जाती है। इसमें लॉस बहुत कम होगा सिग्नल्स का, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत जल्दी सिग्नल्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ओके, तो दीज आर ऑप्टिकल फाइबर्स, इनमें हम लोग क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज कर रहे हैं। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारी यहाँ पे, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कहां पे यूज होता है, शाइनिंग ऑफ डायमंड। डायमंड जो शाइन करता है वो उसका कारण भी हमारा यही है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल भी स्मॉल होता है, काफी स्मॉल होता है, 21-22 के करीब होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से है कि इसका क्रिटिकल एंगल काफी स्मॉल होता है। तो जो भी रे ऑफ लाइट डायमंड के अंदर जाती है, ठीक है, कुछ लाइट तो पहले उसके सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो लाइट अंदर चली जाती है तो उसके अंदर वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा अच्छे से शाइन करता है। क्रिटिकल एंगल स्मॉल होने की वजह से बहुत इजीली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर अचीव की जा सकती है, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है प्रिज्म के अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवाते हैं। प्रिज्म्स आप सबको पता ही होगा, ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब्स को बोल दिया जाता है प्रिज्म, ठीक है। तो तीसरी जो एप्लीकेशन है दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म, ठीक है, ग्लास प्रिज्म और प्रिज्म, ठीक है। ये बाइनोकुलर्स में यूज किया जाता है ये कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, आप सेम ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हो इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। इन्वर्टेड इमेज बना सकते हो आप ऐसे विद ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूं यहां पे। ऐसे रे ऑफ लाइट यहां से गई है, ठीक है, तो इस सरफेस से क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और यहां से, ठीक है, यहां पे क्या हुआ है लेट्स सी, और ये एंगल लेट्स सी अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा
45 डिग्री। ओके, और ग्लास प्रिज्म का अप्रोक्सीमेटली ग्लास प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कुछ इस तरह से होता है कि उसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम ही होगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे फिर अगर आप देखोगे तो ये एंगल भी 45, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो इंसिडेंट रे जो इस तरह से गई थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई यहाँ पे और यहाँ पे, तो लाइट जो है टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो गई है ड्यू टू दिस प्रिज्म। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट होता, आप अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए बी, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका क्या होगा, यहाँ पे गई रे ऑफ लाइट, यहाँ पे गई, यहाँ पे, ठीक है, तो ये ए डैश बन गया था, ये बी डैश बन जाएगा। तो हमारी एक क्या है, ए बी अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, बी से रे ऑफ लाइट गई यहाँ पे, तो सॉरी ये बी डैश हो जाएगा और ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और इसका मतलब है इमेज जो है हमारी इन्वर्टेड बन जाएगी। जब आप एग्जैक्टली प्रॉपर्ली विद ज्योमेट्री बनाओगे तो ये वाली साइज और ये वाला साइज एग्जैक्टली सिमिलर होगा, थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलर नहीं लग रहा है, वो जस्ट बोर्ड के ऊपर बनाने की वजह से। अगर आप लोग एग्जैक्टली ट्रेस करोगे तो ये वाला और ये वाला साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बाइनोकुलर्स में भी ये फिनोमिना यूज किया जाता है। तो प्रिज्म से और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हम लोगों ने क्या कर लिया है, सेम साइज की एक इन्वर्टेड इमेज बना लिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर प्लेन मिरर से भी कर सकते थे। प्लेन मिरर में क्या होता है, साइज जरूर सेम होता है, बट क्या होता है वहां पे इमेज इरेक्ट बनती है, लेकिन यहाँ पे इमेज हमने क्या बना लिया है, इन्वर्टेड बना लिया है। तो यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है। तो लाइट को ग्लास प्रिज्म से वापस रिफ्लेक्ट बैक करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। बाइनोकुलर्स में मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली चीज यूज होती है, और भी कई जगहों पे यूज होती होगी, अभी मेरे दिमाग में बाइनोकुलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी रिसर्च करिए इस चीज के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना ही स्टडी करो, इससे आगे भी आप जाओ। ठीक है, बुक्स में पढ़ो, इंटरनेट के ऊपर सर्च करो। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है मिराज एंड लूमिन। मिराज एंड लूमिन, ठीक है, इतना हमारे सिलेबस में इसे खींचना नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मिराज जो होता है, ये जो होता है हमारा हॉट रीजन्स में आपको दिखता है, और ये वाला फिनोमिना आपको कोल्ड रीजन्स में दिखेगा। ओके, तो इसमें होता क्या है मिराज में, ठीक है, आपने इन हॉट डेज जैसे इंडिया में होता है जून जुलाई में, तो आपने देखा होगा जब आप रोड के ऊपर जा रहे हो तो थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर आपको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पानी हो। ठीक है, एक्चुअली वहां पे पानी नहीं होता। जब आप वहां पे पहुंचोगे भी तो आपको कोई पानी नजर तो नहीं आता, बट आपको महसूस क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, तो वो जो वहां पे फिनोमिना है वो मिराज है। ठीक है, एंड मिराज एंड सिमिलरली कोल्ड रीजन्स में उल्टा होता है। ठीक है, जब आप जा रहे होते हो तो थोड़ा सा हवा में, ठीक है, रोड के ऊपर नहीं, वहां पे क्या ऊपर थोड़ा सा हवा में हमें ऐसा लगता है जैसे कोई पानी है, वाटर है, लिक्विड है। ठीक है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, शाइनी सा सरफेस नजर आता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये हॉट रीजन में होता है, ये कोल्ड रीजन में होता है। ठीक है, मिराज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो क्या होता है हॉट डेज में, क्या होता है, ठीक है, सनी डे के ऊपर हॉट डेज में क्या होगा, जो हमारी अर्थ है, लेट्स से दिस इज आवर अर्थ, तो अर्थ काफी ज्यादा हॉट हो जाती है एज कंपेयर टू ऊपर वाला एटमोस्फियर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर T1 टेम्परेचर जो है, यहाँ पे टेम्परेचर लेट्स से ऊपर जो टेम्परेचर है कम है, तो T1 जो होगा ग्रेटर देन T2 होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण एयर रेयर होगी, यहाँ पे क्या होगी, डेंसर होगी। तो जैसे जैसे नीचे को आ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे एक हमारे पास ट्री है, ठीक है, अब हम देखें और ऑब्जर्वर यहाँ कहीं खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ कहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो लेट्स सी क्या पिक्चर होती है और मिराज कैसे होता है। तो देखो जब रे ऑफ लाइट यहाँ से टॉप से आएगी, ठीक है, तो क्या है, लाइट हमेशा, यहाँ पे मैंने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो मतलब ये वाली जो नीचे वाली लेयर्स हैं ये किसकी तरह बिहेव करेंगी, रेयर की तरह, और जो ऊपर वाली लेयर है वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, डेंसर की तरह। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जब ऊपर से नीचे आएगी तो वो क्या है, डेंसर से रेयर में पास हो रही है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर रे ऑफ लाइट क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती जाएगी ना, क्योंकि डेंसर से रेयर स्मॉल स्मॉल थिकनेस में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे बेंड होती जाएगी कुछ इस तरह से, और एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे आपकी क्रिटिकल एंगल अचीव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और रे ऑफ लाइट यहां से क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रे ऑफ लाइट हमारी यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और इसकी आंखों में जाके ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचेगी। तो इस वजह से ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे, यहाँ कहीं पे कोई शाइनी सा सरफेस होता है और हम लोग यहाँ पे महसूस करते हैं जैसे वाटर है, ठीक है। तो इसी चीज को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो इसकी यहाँ पे इस ट्री की एक तरह से आप देख सकते हो, एक पिक्चर महसूस होगी इस ऑब्जर्वर को। तो इस तरह से ये जो फिनोमिना है इसे बोला जाता है मिराज। सेम चीज लूमिंग भी बिल्कुल इसी तरह से आप ट्रेस आउट कर सकते हो, बट कोल्ड रीजन में क्या होगा, ऊपर वाली लेयर्स रेयर होंगी, नीचे वाली डेंसर होगी, क्योंकि नीचे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो आप उसे भी करके देखिए। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो यहाँ पे हमारे बन सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रिज्म है। तो राइट एंगल भी है, आइसोस्केलस का मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे क्या आ जाएंगे 45। अब देयर सेइंग कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस ग्लास प्रिज्म एज शोन इन फिगर and light will passes along the second surface, ठीक है। इस second surface से let's say ABC isosceles triangle given है और BC surface के along trace हो रही है लाइट, तो ये given है हमारे पास। और हमें जो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन जो आ गया वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, तो अब कैसे करोगे, देखो बेटा यहाँ पे जाएगा, पहले सरफेस पे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, दूसरे सरफेस के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ओके। अब नेक्स्ट सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे ये एंगल हमारा 45 है, तो ये लाइट जो है अलोंग द सरफेस चली गई, तो इसका मतलब ये जो 45 है वो क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, ओके। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल हमारा क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल इस ग्लास प्रिज्म के लिए कितना हो चुका है बेटा 45। और हमें पता है साइन आईसी इक्वल्स टू क्या होता है 1/μ होता है, तो साइन आईसी मतलब साइन 45 इक्वल्स टू 1/μ, ये कितना हो जाएगा 1/√2। तो यहां से कैलकुलेट करके म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। तो इतना इजी क्वेश्चन था, तो ऐसा क्वेश्चन आपको अपीयर हो सकता है, ठीक है। तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, तो ये सबसे पहले जानना जरूरी था कि ये क्रिटिकल एंगल है। ये आइसोस्केलस ग्लास प्रिज्म दे रखा था राइट एंगल, तो ये 45 है, ये भी 45 होगा, ओके। और कैसा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, लेट्स से हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म दे रखा है हमें, एक ग्लास प्रिज्म दे रखा है हमें, ठीक है, राइट एंगल ही है, सिंपल सा लेते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ओके। तो रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी गिवन है √2, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया √2। तो रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ एबीसी ग्लास प्रिज्म, एबीसी ग्लास प्रिज्म के ऊपर हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है शोन इन फिगर, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज √2। तो यू हैव टू रिट्रेस द पाथ ऑफ दिस इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का आपको पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा कितना होगा, ओके। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे मैं रिट्रेस करने वाला हूं, तो सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप कैसे क्वेश्चन को करके आओगे, इस डायग्राम को कंप्लीट करना है एक तरह से हमें, ठीक है। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यहाँ पे √2, यहाँ पे तो कोई रिफ्लेक्शन होगी तो रे ऑफ लाइट सीधी यहाँ से हमारी चली जाएगी, ओके। अब जब रे ऑफ लाइट यहाँ से सीधा ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो सिंपल ये 90 है, ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री, यहां से रे ऑफ लाइट अलोंग द सरफेस जाएगी, आगे रिफ्लेक्ट होगी या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालना होगा, ठीक है। तो वी नो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, साइन आईसी इज इक्वल्स टू 1/μ, और म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है √2 दे रखा है। साइन आईसी अगर √2 है 1/√2 है, तो आईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री।
तो इसका मतलब इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 45 डिग्री, और हमारा यहाँ पे इंसिडेंस एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री। तो एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल्स टू 60 डिग्री जो है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रे ऑफ लाइट और ये 60 डिग्री है तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो आपने ये क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करके आना है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने भी ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उन्हें प्रैक्टिस करने, ऐसा नहीं कि ये 3-4 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका काम हो गया, आपको और भी क्वेश्चंस करने। देखिए मैं इंप्लीमेंट कैसे कर रहा हूँ चीज को, कैसे सोच रहा हूँ, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। अब लेट्स से हमारे पास एक वाटर टैंक है, लेट्स से हमारे पास एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक की डेप्थ लेट्स से डी है, वाटर टैंक की डेप्थ आपको डी दे रखी है, और यहां पे क्या है एक बल्ब लगा हुआ है, पॉइंट सोर्स बल्ब लगा हुआ है हमारे पास यहां से। तो बल्ब से लाइट आ रही होगी, तो आपने ये बताना है, लेट्स से डायमीटर बहुत ज्यादा है, हमें डायमीटर की कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे डायमीटर बहुत ज्यादा है इस वाटर टैंक का, ठीक है। इस वाटर टैंक के अंदर हमारा वाटर है, ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लेट्स से गिवन है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू गिवन है। तो आपको ये बताना है कि इस वाटर सरफेस का जो ये सरफेस है, इस सरफेस से कितने एरिया में से इस बल्ब की लाइट बाहर आ रही होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ना वाटर टैंक एट द बॉटम अ बल्ब इज प्लेस्ड, ठीक है, वाटर टैंक की डेप्थ दे रखी है हमें डी, ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम विच लाइट इज इमर्जिंग आउट और पासिंग आउट, ठीक है। तो जहां से आप लाइट अपीयर हो रही है इस बल्ब की, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया सकता है कि यहाँ पे एक फिश है, तो फिश बाहर कितने रीजन में देख सकती है, कितना एरिया होगा जिसके थ्रू फिश बाहर देख सकती है। तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हमारे पास ये बल्ब वाला ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, देखो रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे जाएगी इस जगह पे, तो हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, लेट्स से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 जो है, ठीक है, क्वेश्चन है वैसे सॉल्व कर, तो I1 लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दैट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो ये क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो अब अगर मैं दूर चला जाऊं थोड़ा सा, तो इसी डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं। ये डायमीटर बहुत बड़ा है, तो उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब आप देखो बेटा, ये जो I2 होगा वो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के इक्वल हो गया। तो लेट्स से जो I2 है, I2 बिकम्स इक्वल्स टू IC, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर के बराबर हो चुका है। तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो चुका है तो रे ऑफ लाइट अब रिट्रेस हो जाएगी। तो इससे आगे जाने वाली रे ऑफ लाइट क्या होगी, अब वो तो उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो I3 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, दैट I3 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जो बल्ब है, बल्ब की जो लाइट है वो सिर्फ इस रीजन में से बाहर आएगी, ये वाला जो रीजन होगा इस रीजन में से बाहर आएगी। ड्यू टू सिमेट्री सेम चीज आप इधर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके, ड्यू टू सिमेट्री सेम चीज आप इधर भी सेम चीज हो रही होगी। और इवन अगर आप ऊपर से देखो तो 2D में बिल्कुल वही चीज हो रही होगी। तो यहां पे क्या है, एक अगर आप इसे ट्रेस करोगे तो एक सर्कुलर सा ये वाला जो सर्कुलर रीजन है, इस सर्कुलर रीजन में से लाइट जो है बाहर आ रही होगी, और उसके बाद इधर जो पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर रे ऑफ लाइट वापस बाउंस बैक कर जाएगी। तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया वो इस सर्कुलर रीजन का ही निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया में भी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आर क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एंगल बनाऊं दोबारा से, मैं पिक्चर यहाँ पे हमारा बल्ब है, ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल एंगल I2 है, I2 और क्रिटिकल एंगल लिख लेते हैं
ठीक है, तो हमें ये रेडियस निकालना है r, ठीक है, और ये डेप्थ आपको दे रखी है d, ठीक है। अब देखो ये IC है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेट्स से हम लोग, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कितना मान लें, √2 मान लेते हैं, ठीक है, ये गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में आपको गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, ठीक है, एंड डेप्थ d इज इक्वल टू लेट्स से आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, डेप्थ भी दे रखी है आपको, डायमीटर इनफाइनाइट लॉन्ग है, डायमीटर मतलब जरूरी नहीं है इनफाइनाइट हो, मतलब इतना ज्यादा है कि हम लोग ये रेडियस से बड़ा ही है, ठीक है, ये सर्कल में रेडियस है। तो अब हमें ये r निकालना है, देखो ये IC है तो ये भी IC हो जाएगा। सबसे पहले हमें IC निकालना पड़ेगा, तो वी नो sin IC इज इक्वल टू क्या होगा 1/μ, और μ की वैल्यू √2 दे रखी है, तो यहां से IC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, IC विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो IC हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में BOE, ठीक है, तो इन ट्रायंगल BOA अगर आप लोग tan IC की बात करोगे, tan IC विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब r/d, और IC 45 है, tan 45 1 होता है, तो d इज इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब r की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 50 सेंटीमीटर आ गई। तो एरिया क्या आ जाएगा अब आपके पास, एरिया विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो यहां से पाई 50 का स्क्वायर कर दो, तो इतने सेंटीमीटर एरिया में से लाइट जो है बल्ब की बाहर आ रही होगी। सेम चीज बल्ब की जगह पे फिश हो सकती है, आप पूछ सकते हैं कितने सर्कुलर रीजन में से फिश को बाहर दिख रहा होगा आउटसाइड द वाटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं क्रिटिकल एंगल के ऊपर बेस्ड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड। आप ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए घर पे, ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए घर पे। बाकी आपको जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।